वेलकम क्लास। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं, एक पार्ट तो मैं बना चुका हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के एप्लीकेशन का, लेकिन ये दूसरा पार्ट है और कई पार्ट होंगे। तो ये पार्ट फ्रॉम मैंने चैप्टर 5 भी स्टार्ट किया है, लेकिन चैप्टर 5 के साथ साथ एप्लीकेशन भी देखते रहना है। तो थोड़ा सीरियस नोट पर लेते हुए एप्लीकेशन के भी क्वेश्चन हम लोगों को कुछ न कुछ डेली लेने की ज़रूरत है। ठीक है, ओके। तो कुछ क्वेश्चन हमारे पास है, एक पीडीएफ है उसमें, और हम उस क्वेश्चन को आपको पढ़ते हैं। ऑप्शन उसमें भी रहेगा। क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विच इज़ एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द लॉन्ग करंट कैरिंग वायर इज 10 to the power -8 टेस्ला। मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट, लॉन्ग वायर है। क्वेश्चन का फिगर बनाते उसी से बात आपको समझ में आ जाएगी। लॉन्ग वायर है और इससे कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है और यहाँ का मैग्नेटिक इंडक्शन बोला ये जा रहा है कि 10 की पावर -8 टेस्ला है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में सिंपली ये कहा जा रहा है कि द फील्ड ऑफ इंडक्शन एट द डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेम करंट वुड बी। करंट वही रह जा रहा है, करंट से कोई बात नहीं है। कह रहा है कि अगर इसी पॉइंट पर अगर ये 12 सेंटीमीटर पर चला जाए, अगर ये डिस्टेंस हमारा 12 सेंटीमीटर हो जाए, तब क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, तो इसमें थोड़ी सी नाम देते हैं। P1 P2 कर दीजिए, P1 P2 कर दीजिए। और इनफैक्ट B की वैल्यू जो स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है μ0/2 पाई I/R लेते हैं। ठीक है, ये फार्मूला बनता है। लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी भी पॉइंट जो कि कंडक्टर से R डिस्टेंस पर है, उसके लिए फार्मूला ये बनता है ना। और जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सारे फार्मूला टिप्स पर होना चाहिए। तो एप्लीकेशन के प्रॉब्लम रेगुलर वे में लगाते रहने से या देखते रहने से बेनिफिट ये होता है कि रिलेशन हम लोग को ध्यान में रहता है। हमेशा रिकॉल आप कर नहीं सकते, तो ये रिलेशन होगा। अगर हम यहाँ पर एक बात करें, सारी बातें सेम अगर है तो B प्रोपोर्शनल टू 1/R है। इसका मतलब कि ये रिलेशन बनेगा B1/B2, तो ये उल्टा जाएगा, R2/R1 आएगा। B1/B2 जो है सो R2/R1 आएगा। तो इसमें दो सिचुएशन है, एक 4 सेंटीमीटर के लिए है, एक 12 सेंटीमीटर के लिए है। मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि अपने को रेडियस का रेशियो लेना है। अपने को रेडियस का क्या करना है, रेशियो लेना है। तो जब रेडियस का रेशियो लेने की नौबत आ रही है तो कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि रेशियो में यूनिट का एलिमिनेट हो जाता है। तो B1/B2 की बात करें तो B1 तो R2 12 सेंटीमीटर और R1 क्या है 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये 3 हो गया। यानी B1 से B2 का रेशियो 3 होगा, यानी जो B2 होगा वो B1 का 1/3 हो जाएगा। अगर इस रिलेशन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप देख लीजिए तो B1 का 1/3 हो जाएगा। तो इन दैट सिचुएशन B1 पहले से प्रोवाइडेड है कि ये 10 की पावर -8 टेस्ला होगा। तो अगर यहाँ 10 की पावर -8 टेस्ला डिवाइडेड 3 लेते हैं तो 1/3 का मतलब होता है 0.33, चूँकि 1 तो मल्टीप्लाई 0.333 ऐसा कुछ नहीं होगा, इंटू 10 to the power -8 टेस्ला। एक पावर 10 का इधर ले करके इसको -9 कर लें 10 का पावर, तो ये 3.33 इंटू 10 to the power -9 टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, ओके। लगे हाथ, ये क्वेश्चन 1 आज का मान लीजिए, तो क्वेश्चन 2 में देखिए। क्वेश्चन 2 भी कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन है और ऐसा कुछ पूछ रहा है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट R नियर ए लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग वायर इज B, देन फील्ड एट ए डिस्टेंस R/2 विल बी। तो यहाँ पर इसी को मैंने कह रहा है कि R डिस्टेंस पर जो B है तो R/2 पर कितना होगा।
r डिस्टेंस पर b है क्या मैग्नेटिक फील्ड, तो r/2 पर क्या होगा, तो इसमें सीधा सीधा r/2 पर क्या होगा, इसमें सीधा सीधा आपको ये वाला जो रिलेशन है, ये वाली कहानी है ना, ये समझना है कि b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, मैंने उल्टा होगा। अगर डिस्टेंस हाफ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, हमारा डबल हो जाएगा। तो इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात है। इस क्वेश्चन को कहीं लगाने वगाने की जरूरत नहीं, 1 नंबर का कोई क्वेश्चन बन सकता है ये, चाहे बोर्ड में हो या किसी कंपटीशन के अंदर। ये 2 टाइम्स ऑफ b होगा, है ना, ट्वाइस ऑफ b हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ b हो जाएगा, दैट मीन्स कि हमारा अगर r डिस्टेंस पर b है तो r/2 पर सिंपली कह सकते हैं 2b। इसमें कोई कैलकुलेशन करके लगाने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस आधा तो मैग्नेटिक फील्ड डबल, डिस्टेंस डबल तो मैग्नेटिक फील्ड हाफ। जितने टाइम से वो बढ़ेगा उतने टाइम से दूसरा क्या होगा, घट जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन जो हम लोग ले रहे हैं कॉन्सेप्ट में, वो है कि फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल ऑफ रेडियस आर थ्रू विच सर्कुलर कॉइल थ्रू विच ए करंट आई फ्लोज। फील्ड एट द सेंटर, ये जो हम लोग सर्कुलर कॉइल लेते हैं इसके सेंटर पर कह रहा है कि आर रेडियस का है, इसके थ्रू आई करंट क्या हो रहा है, पास आउट हो रहा है। इसमें 4 ऑप्शन दिए है डायरेक्टली प्रोपोज। तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। b की वैल्यू इसमें होता है μ0I/2r होता है, ठीक है। अब ऑप्शन जरा देखिए, पहला ऑप्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, गलत। दूसरा ऑप्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू i, ये भी गलत। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i बिल्कुल सही है, b प्रोपोर्शनल टू i है एंड b इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, बाकी तो कहानी है नहीं। तो ये ऑप्शन इसमें दिख रहा है, b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। तो इसका थर्ड ऑप्शन और चौथा भी दे दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का तो कोई कहानी ही यहाँ है नहीं। तो जब आई स्क्वायर की कोई कहानी यहाँ नहीं है तो आई स्क्वायर को हम लोग वाला कहानी ख़त्म कर देंगे। और जो ऑप्शन है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो छोटी बड़ी सारी बातों को हम लोग को देखना है। चलिए इस बोर्ड को क्लियर करें, तब हम आगे एप्लीकेशन की और सवाल ले। अगला क्वेश्चन ये है कि देयर इज ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 100 टर्न्स हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर। मतलब इसमें रेडियस कॉइल का 5 सेंटीमीटर का है और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये 100, एक ही जगह पर क्या है 100 चक्कर ये घूम रहा है, ठीक है। एंड ए करंट हैज़ बीन सेटअप ऑफ 0.1 एम्पियर, और इसमें जो करंट सेटअप है वो 0.1 एम्पियर का है, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप एट द सेंटर ऑफ द कॉइल सेंटर। ये थोड़ा कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। अभी हम लोगों ने लिया था b की वैल्यू कितनी होती है, इसमें b होता है μ0I/2r, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। तो μ0 की वैल्यू हो गई, I 0.1 की बात कर रहा है, टू r रेडियस 5 सेंटीमीटर, मतलब 0.05 मीटर। 5 सेंटीमीटर का मतलब ही होता है 0.100 से डिवाइड कर दीजिए, मीटर में कन्वर्ट कर जाएगा। चलिए तो आप ज़रा देखिए, ये 2 से 2 पाई हुआ। अब 10 का पावर -1 एक बढ़ाएगा तो ये 10 की पावर -8 हो जाएगा, और ये 5 इंटू 10 की पावर -2 हुआ, तो 2/5 0.4 हो गया। 10 की पावर -2 + 2 बन के जाएगा तो 10 की पावर -6 हो गया। अब ये 4 पाई का बनाइए फिर से, थोड़ा सा बेमतलब का किए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में 4 इंटू 3.14, 4 इंटू 3.14 को 4 से बचा देगा 16, 4 4 5 4 3 12 13 नहीं 12, तो 12 1 2 12.56 होता है। 12.56 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला होगा। तो इसको 1.256 छोड़ दीजिए, 10 की पावर -5, चूँकि इसमें से एक 10 पावर ले रहे हैं तो उसमें एक माइनस पावर हट जाएगा। तो 1.25 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला तक हम लोग इसको ले जा सकते हैं, या ये भी इसका आंसर हो सकता था, है ना। 4 पाई इंटू 10⁻⁻6।
ये भी इसका आंसर हो सकता था। नहीं, 4 पाई कर दिया तो 10 पावर -5 हो जाएगा। हाँ, रुको 10 की पावर -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -5 तो अब -4 हो जाएगा, -4। ये भी इसका आंसर हो सकता था, ये भी इसका आंसर हो सकता है। अब सिंप्लीफिकेशन करने की बात है, कहाँ तक हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, चलिए अब एक फिगरेटिव क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को देखा जाए, एक इस तरीके से आर्क दिया गया है, ठीक है ना, ये आर्क सेमी सर्कुलर आर्क है, ऐसा लिया है, ऐसा लिया है, ठीक, और इसमें ये सेंटर है, इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस R2 है, और करंट ऐसा कुछ पास आउट होता हुआ ये जा रहा है, ठीक है। और इसके ऑप्शन मैं डालता हूँ बोर्ड के ऊपर, है ना, ताकि आप लोग भी कुछ गेस कर पाएँ। μ0I/4 1/R1 - 1/R2, बी ऑप्शन है μ0I/4 1/R1 + 1/R2 है, सी ऑप्शन μ0I/4 R1 - R2 दिया है, और डी ऑप्शन में μ0I/4 R1 + R2 दिया है। तो 2 मिनट के लिए आपको मैं, 2 मिनट के लिए नहीं, 1 मिनट के लिए मैं टाइम देता हूँ सोचने के लिए कि क्या ऑप्शन हो सकता है। तो वीडियो पॉज करके 2 मिनट के लिए सोच लीजिए। चलिए एक बात, अब इसको थोड़ा सा एक बात को देखिए। सर्कुलर कॉइल के कारण, कोई भी सर्कुलर कॉइल है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ तो आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है ना, μ0I/2R है, ठीक है। लेकिन कंप्लीट सर्कल के कारण, तो सेमी सर्कल के कारण क्या होगा, उसका भी हाफ होगा। तो सेमी सर्कल के कारण कोई भी मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2R है, तो ये 4R होगा, चूँकि 2 का डिवीज़न लग जाएगा। पहली बात तो ये। अब जरा सा ये देखिए, यहाँ पर ये करंट ऊपर वाले में ये एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि नीचे वाले में यही करंट का डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, क्लॉकवाइज हो जा रहा है। तो इसमें जो ऊपर वाला है वो अगर इसको फॉलो करते हैं तो ऊपर वाले R2 के कारण यहाँ डॉट फील्ड बनेगा, जबकि R1 के कारण क्रॉस फील्ड, यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बाय द पेयर ऑफ सेमी सर्कुलर लूप जो होगा वो अपोजिट होगा। अपोजिट होगा यानी कि ये घटने वाली कहानी है, यानी ऑप्शन कहीं ना कहीं इसमें और इसमें छिपा हुआ है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि क्या, तो B इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा रहा है, ये तो डायरेक्ट, सॉरी ये नहीं, ये घटने वाली कहानी। तो ये वाली कहानी तो चली गई। तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि यही होगा, घटने वाली माइनस वाली कहानी तो यही होगा, माइनस वाली कहानी यही होगा। ये इसका रेडियस छोटा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, यानी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, और डॉट मैग्नेटिक फील्ड वीकर होगा। तो स्ट्रॉन्गर माइनस वीकर को क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये ऑप्शन क्लियर दिख रहा है। इसमें भी देख लीजिए, μ0I/4R क्या होगा, कॉमन आ जाएगा, μ0I/4R कॉमन हो जाएगा, और R1 के कारण 1/R1 बनता है, और R2 के कारण 1/R2 बनता है। यही ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता एक क्वेश्चन हम लेते हैं, है ना, इससे इसको हटाते हुए इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन हम लेते हैं। इस फिगर को हम हटाएं और इसी में कुछ चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करते हैं वो ज़रा देखिए। कहानी यहाँ तक ऐसे है। अब ये लूप ऐसा हो जा रहा है, मतलब ये आपका, अच्छा इसमें R1 ऊपर वाला कहता है, खैर छोड़िए, हम लोग अपना ऑप्शन लेंगे। R1 ये और R2 ये था। अब आप देखें तो एंटी क्लॉकवाइज इसमें भी है, एंटी क्लॉकवाइज इसमें भी है, तो अब इसका ऑप्शन चुनिए, चुन करके बताइए। ओह, पॉज स्टेट में ही हमने वीडियो बना दी। चलिए, तो उस क्वेश्चन के बाद
हम लोग एक नया क्वेश्चन लिए हैं और वो क्वेश्चन ये है कि उस फिगर में चेंज किए हैं। ये इसका ऊपर वाला पोर्शन है, इसको चेंज करके नीचे वाला पोर्शन लगाए हैं, नीचे वाला पोर्शन में ऐसा बना दिए हैं और इसमें पॉज स्टेट में बस वीडियो शूट कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए क्या सिचुएशन है, ऊपर वाला भी एंटी क्लॉकवाइज, नीचे वाला भी एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऊपर वाले के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी डॉट बनेगा, नीचे वाले के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी डॉट बनेगा, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो पिछले वाले क्वेश्चन में जहाँ पर b की वैल्यू μ0I/4 1/r1 - 1/r2 हमने लिया था, वहीं पर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, ये चीज़ प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम होने वाला है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि आप भी थोड़ा सा पॉज करके उस पर सोचिएगा। और सोचना क्या है, एक इस तरह का सेमी सर्कुलर लूप है, ठीक है, और इसकी रेडियस जो है वो r है, ठीक है, करंट इसके थ्रू पास हो रहा है। तो यहाँ पर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कौन कौन, ए बी सेक्शन के कारण कितना होगा, बी सी सेक्शन के कारण कितना होगा और सी डी सेक्शन के कारण कितना होगा। ये 3 पॉइंट है। पहले ए बी सेक्शन, तो ए बी सेक्शन की बात करते हैं, इसका कोई भी एलिमेंट्री पोर्शन लेंगे, यहाँ से अगर इसका डिस्टेंस को हम अगर यदि ड्रॉ करते हैं और देखते हैं तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 रहेगी, जो आर और थीटा के डी एल और आर के बीच में, डी एल एलिमेंट्री पोर्शन और आर के बीच में एंगल थीटा इजकल टू 0 होगा। क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसमें, यानी साइन थीटा आता है, जो हम लोग बायो सेवर्ट लेते हैं तो बायो सेवर्ट ले में डी की वैल्यू कितनी होती है, μ0/4π/IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा लेते हैं। तो थीटा 0 होने पर डी की वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो ए बी सेक्शन या सी डी सेक्शन के लिए सी पॉइंट पर, सी यहाँ भी हो गया, चलिए ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अब बात करते हैं BC के लिए। तो BC पोर्शन के लिए अभी चर्चा कर चुके हैं। BC पोर्शन के लिए सेमी सर्कुलर हो गया, सेमी सर्कल हो गया, तो पूरा सर्कल के लिए होता है μ0I/2r। तो सेमी सर्कल के लिए ये μ0I कितना आ जाएगा, 4r आ जाएगा, है ना, 4r आ जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए और आगे कदम बढ़ाइए, आगे कदम बढ़ाइए। चलिए कदम तो बढ़ाएंगे, ज़रा सा इसको क्लियर कर दे बोर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देयर आर 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन आइदर इज सेम, दोनों सेम डायरेक्शन है, इनके बीच का सेपरेशन d है। और क्वेश्चन में एक बात ये कहा जा रहा है कि वेयर शुड ए मैग्नेटिक निडल बी केप्ट सो दैट द मैग्नेटिक निडल हैज़ नो डिफ्लेक्शन। मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। 2 करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर्स हैविंग current of equal magnitude in same direction are separated by a distance d. Where should a magnetic needle be kept so that the magnetic needle will have no deflection? No deflection का मतलब हो गया कि वहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो, जीरो मैग्नेटिक फील्ड हो। मैग्नेटिक निडल में कब डिफ्लेक्शन नहीं होगा, एक ऐसे जगह पर जहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड हुआ, कोई नेट मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा तो वहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा, सिंपल। अब ये करंट है, लेफ्ट साइड में डॉट फील्ड देगा और राइट साइड में क्रॉस देगा, जबकि ये वाला लेफ्ट साइड में डॉट देगा, राइट साइड में क्रॉस देगा। तो ये इस साइड में पूरा डॉट, माने सेकंड कंडक्टर इस साइड में पूरा डॉट, तो इधर में चाहे इसके कारण हो या इसके कारण हो डॉट ही रहेगा।
और एक्सट्रीम राइट में जाते हैं, दूसरे के राइट साइड में जाते हैं, तो इसके साइड इधर भी ये क्रॉस, इधर भी क्रॉस, तो इधर क्रॉस ही होगा। तो इस साइड में, इस रीजन में जीरो फील्ड होना नहीं है, इस साइड में जीरो फील्ड होना नहीं है। तो जीरो फील्ड फिर कहाँ होना है? बीच में होना है, क्योंकि ये इस साइड में क्रॉस और ये इस साइड में क्या होगा? डॉट फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब डॉट फील्ड प्रोड्यूस करेगा मैंने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन दोनों के अपोजिट हो गए। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन अगर इन दोनों के अपोजिट होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन अगर इन दोनों के अपोजिट होंगे, तो फॉर्मूला क्या बनता है इनका मैग्नेटिक फील्ड के लिए? तो एक मैग्नेटिक फील्ड के लिए B = μ0I/2 पाई r लेते हैं स्टेट कंडक्टर के लिए, है ना? हाँ, पाई लग जाता है। तो I तो दोनों में सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ऐसे जगह पर कहाँ पर जाकर के इनका सेम होगा? तो एग्जैक्टली जो मिडिल पॉइंट होगा इन दोनों का, यानी इससे d/2 डिस्टेंस और इससे d/2 डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा, इसके कारण क्रॉस फील्ड, इसके कारण डॉट फील्ड, अपोजिट इन डायरेक्शन और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा। चूँकि इससे भी डिस्टेंस इसकी r की वैल्यू d/2 हो गई और इधर से भी इसकी डिस्टेंस r = d/2 हो जाएगा। जब डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सेम होगा, और डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण वहाँ पर जीरो फील्ड डेवलप करेगा। तो ये जो मिडिल सेक्शन ऑफ द लाइन है, वहीं पर जाकर के मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा और वहीं पर कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ और आप जरा सुने, है ना? सुने। ए पार्टिकल कैरिंग ए चार्ज इक्वल टू 100 टाइम्स द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक क्वेश्चन कुछ इस तरीका से, कोई पार्टिकल है जिसमें 100 गुना इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसका 100 गुना चार्ज उस पर है, यानी कि प्रेजेंट चार्ज 100 ई है। तो 100 ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, 2 पावर, तो 1.6 × 10⁻⁻17 कूलम्ब हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप स्टेप वाइज क्वेश्चन को जब पिकअप कीजिए, थोड़ा सा अगर बड़ा दिखता हो तो इस टाइप से लीजिए, है ना? इसके बाद कह रहा है रोटेटिंग पर सेकेंड इन ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 0.8 मीटर, और जिस रेडियस पर है वो 0.8 मीटर का है। रोटेटिंग पर सेकेंड मैंने 1 सेकंड में 1 चक्कर ले रहा है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी 1 हर्ट्ज का है और टाइम पीरियड भी 1 सेकंड का है, दोनों ही 1 होगा। ठीक है, चलिए, तो पूछ ये रहा है कि द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो मैं आपको रिकॉल कराऊँ, एक वीडियो में मैंने ये बताया था, आई की वैल्यू जो होती है Q × क्या हो जाता है? न्यू, Q/T। तो बाई टी लीजिए या न्यू लीजिए, Q/T लीजिए या इंटू न्यू लीजिए, बात एक ही हो जाती है ना? तो दोनों ही 1 है, तो ये आपका करंट जो हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻7 एम्पियर का, ये हो जाएगा करंट की वैल्यू। अब जब करंट की वैल्यू ये हो जाएगी तो B सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है ना भैया, तो सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, तो B = μ0I/2r। μ0 की वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁻7, I की वैल्यू आपको लेनी है 1.6 × 10⁻⁻17, और 2 तो है, और R की वैल्यू, अच्छा μ0 अभी मत, चलिए μ0 को इसमें सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक। 2 चूँकि ऑप्शन में जैसा देख रहे हैं μ0 रखे हुए हैं, तो 2 × R का मतलब 0.8, तो 0.8 है ना? तो 2 × 0.8 मतलब 1.6 हो जाएगा। इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन से ये सीधे सीधे कट जाएगा, तो μ0 टाइम्स × 10⁻⁻17 इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ऐसा इसके कैलकुलेशन में सिंपली हमको क्या कर रहा है? दिख रहा है। ऑप्शन भी यही है, μ0 × 10⁻⁻17 या 10⁻⁻17 म्यू, जो भी कह ले वो आ जाएगा।
एक क्वेश्चन बड़ा छोटा सा है, हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं रिकॉल करा दूँ। हु डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट? एक क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को। हु डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट वॉज डिस्कवर्ड बाय ऑस्टेड। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हमने पढ़ाया तो उसमें देखो पहले बताया ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में ही करंट कंडक्टर के अंदर क्या करते हैं, करंट को फ्लो पास आउट करते हैं, पास आउट करके उसके करीब में जो नीडल रहता है उसमें जो डिफ्लेक्शन आता है, तो वहाँ पर ऑस्टेड ने ही अपने एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट को देखा था। तो उस क्वेश्चन से, ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन एक ये है कि देर आर टू कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स ऑफ 10 टर्न्स ईच आर सिचुएटेड इन द सेम प्लेन। The radii are 20 and 40 centimeter. They carry respectively 2 point इतना and 2 इतना in opposite direction. The magnetic field at the center is. क्वेश्चन को पढ़ते हुए कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स है, एक छोटा है जो 20 सेंटीमीटर वाला है, एक बड़ा है जो 40 सेंटीमीटर वाला है। ठीक, कोई बात नहीं। छोटा 20 वाला है, बड़ा 40 वाला है, और एक में अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट को मान के चल रहे हैं तो दूसरे में जो करंट है वो क्लॉकवाइज है। यानी एक बनाएगा अगर डॉट फील्ड तो दूसरा बनाएगा क्रॉस फील्ड। ठीक है, एक डॉट फील्ड बनाएगा तो दूसरा क्रॉस फील्ड बनाएगा, और इनमें इसमें 0.2 एम्पियर का करंट है और इसमें 0.3 एम्पियर का करंट है ना। 20 वाले में 0.2 एम्पियर का करंट है और 40 वाले में हमारा करंट जो है सो 0.3 एम्पियर है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? देखिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहाँ सिंपल सी बात है कि इसका एक दूसरे का डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस लेंगे, नेट बी नेट की बात करेंगे तो मॉड में लीजिए B1 माइनस B2, चूँकि ये पता नहीं कि इसमें कि कौन क्या कर रहा होगा, है ना। तो एक में म्यू नॉट इंटू आई का मतलब 0.2 अपॉन कितना 2R, R का मतलब 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर माइनस, ठीक है। दूसरे में आ जाए म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट आई का मतलब इसमें 0.3 है और 2 इंटू 40 सेंटीमीटर का मतलब 0.4। तो इसमें ये 0.2 कट जाएगा, सीधे म्यू नॉट को बाहर कीजिए 1/2 माइनस ये म्यू नॉट तो बाहर हो चुका है, 1/2 है, 3 है, 0.8 है, तो 3/4 3/8 हो जाएगा, माइनस 3/8 हो जाएगा, है ना। तो म्यू नॉट 1/2 माइनस 3/8, 8 4 माइनस 3 दैट इज़ 1/8, म्यू नॉट बाई 8 हो जाएगा। सिंपली देखा जाए तो ये म्यू नॉट बाई 8 हो जाएगा। अब ज़रा अगर मैं अपने ऑप्शन की तरफ देखूं, अगर म्यू नॉट बाई 8 होता तो मैं म्यू नॉट बाई 8 कर देता, है ना। म्यू नॉट बाई 80 कौन मेर हुई भाई, म्यू नॉट बाई 80 नो, कहाँ पर 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर, 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 मीटर, ठीक है, बिल्कुल सही है। और मिनट है, एक में 0.3 एम्पियर का है, एक में 0.2 एम्पियर का है रेस्पेक्टिवली, है ना, बिल्कुल सही। दोनों का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस तो हम लोग लेंगे, मॉड में ले रहे हैं क्योंकि कम ज़्यादा कौन सा होगा पता नहीं। तो 1/2 माइनस 3/8 बिल्कुल सही है, 1/2 माइनस 3/8 ये भी सही है, चूँकि 3/4 बनेगा, जो दोनों का डेसिमल हट जाएगा ऊपर नीचे से तो 3/8 बन जाएगा, 3/8 बन जाएगा। तो 1/2 माइनस 3/8 4 माइनस 3 ये 1 हो जाएगा, तो 1/8 10 की गुंजाइश तो मेरे को नहीं दिख रही है। म्यू नॉट बाई 80 एक ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन 7/80 है और 5/4 ना, ऑप्शन में गलती है, बिल्कुल सही है हमारा, कहीं कोई गलती नहीं है, म्यू नॉट बाई 8 ही ऑप्शन है। ऑप्शन में अगर गलती कर देगा तो हम थोड़े गलती कर देंगे, है ना। चलिए, तो ये ऐसा बन सकता है ना। एक अगला क्वेश्चन जो है, जो भी नंबर पता नहीं सीक्वेंस में भूल गया क्या क्या था,
A long solenoid has a radius A and number of turns per unit length is n. If it carries a current I, the magnetic field on the axis is directly proportional to. ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था बच्चों, ये सोलेनॉइड वाला बिल्कुल बकवास क्वेश्चन है। B = म्यू नॉट एन आई होता है, तो म्यू नॉट बीइंग ए कांस्टेंट तो B प्रोपोर्शनल एन आई होता है। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन जो है सब बेकार है। एक सीरियल में मैं पढ़ गया तो मैं लिख लिया हूँ, ठीक, बाकी कुछ नहीं। A cell is connected between 2 points of a uniformly thick circular conductor. A cell is connected between. The magnetic field at the center of the loop will be. A cell is connected between 2 points of 2 points of a uniformly thick circular conductor. The magnetic field at the center. Magnetic field at the center of the loop. अच्छी बात है, मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया था। एक लूप, ठीक, और इसमें क्या किया जा रहा है, 2 पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया गया, ठीक। एक यहाँ पर से सेल को लगा दिया है और एक यहाँ पर। तो इस पोर्शन में यहाँ से जो करंट आएगा, I1 पोर्ट करंट इधर से जाएगा और यहाँ से इधर में इधर जाएगा और I2 करंट इधर से जाएगा, क्योंकि करंट बटेगा। तो करंट अगर बटता है, बटने का कारण ये है कि लेंथ अलग अलग होंगे, लेंथ अलग अलग होंगे, है ना, लेंथ अलग अलग होंगे। तो जाहिर सी बात है ऊपर वाले का क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है ना, तो क्लॉकवाइज है, ये बना देगा I1 बना देगा क्रॉस फील्ड, तो I2 बना देगा डॉट फील्ड। तो एक डॉट बना रहा है, दूसरा क्रॉस बना रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा कि एक पोर्शन हमारा डॉट फील्ड है, एक पोर्शन हमारा क्रॉस फील्ड बना रहा होगा। तो इसमें हम लोग म्यू नॉट बाई अच्छा, ये किसी क्वेश्चन में है लेकिन इस क्वेश्चन में कमी है, ये किसी बोर्ड में आया नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं रिजेक्ट इसलिए करता हूँ कि कितना पोर्शन नहीं दिया रहेगा तो हम लोग जो है से उसमें कंसीडर नहीं कर पाएंगे, है ना, सीधे I1 I2 से हम लोग कंसीडर नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो ये गलत हो रहा है, गलत ये हो रहा है कि इसमें आपका शॉर्ट छोटा होगा, I1 I2 सेम क्वेश्चन, ओहो हाँ, छोटा होगा तो इसमें करंट वैल्यू ज़्यादा होगा और बड़ा होगा उसमें करंट रेजिस्टेंस उसके लेंथ के प्रोपोर्शनल, करंट उसके इन्वर्सली जीरो आ जाएगा। इसका आंसर जीरो है। वेरी गुड। इसमें इसका आंसर जीरो है, इसका आंसर जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा जरा मैं बताता हूँ। देखिए, अगर जो छोटा पोर्शन होगा उसका रेजिस्टेंस जो होगा R1 का प्रोपोर्शनल टू L1 होगा, तो करंट जो होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चला जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के लंबे में कम करंट और R जो है सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I जाएगा, यानी I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। तो एक में करंट ज़्यादा होगा, दूसरे में क्या होगा, पोर्शन, जिसमें पोर्शन ज़्यादा होगा उसमें करंट ज़्यादा होगा, और जिसमें करंट ज़्यादा होगा, एक से मैं थोड़ा वीडियो पॉज कर लिया था। वीडियो पॉज करने का मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ एक मिला था, और आप भी देखिए ज़रा सा, है ना। देखिए, हम जरा सा किसी एक पोर्शन को लेकर के, L1 पोर्शन है, L2 पोर्शन है, एक का लेंथ L1 होगा, दूसरे का लेंथ L2 होगा। मान लीजिए कहीं पर आप कनेक्ट कर देते हैं तो इधर से इधर होगा, ठीक है, ओके। चलिए, तो B1 की वैल्यू जो होगी म्यू नॉट I1/2R इंटू θ/2π लेंगे। क्यों लेंगे θ/2π, θ1/2π? θ1/2π लेने के पीछे का जो हमारा कारण होगा, है ना, वो होगा
है ना, वो होगा इसलिए कि हम लोग क्या कितना एंगल, ये सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करता है ना, सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करता है। तो सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करता है, ये θ1 और θ2 जो भी हो, है ना। तो θ1 θ2 जो भी हो, तो θ1 प्रोपोर्शनल चला जाएगा किसके, L1 के। तो मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हाँ θ1, चूँकि रेडियस एंगल जो होता है θ=L/r लेते हैं, तो L1/r आ जाएगा, है ना, L1/r आ जाएगा। तो θ1, ठीक है, θ1 को L1/r लेंगे तो r से r, ये क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर, है ना, L1/r का आ जाएगा स्क्वायर। जरा गौर कीजिए, फिर से देखिए इसको, θ1/2π लेंगे, चूंकि कितना एंगल θ1 बन रहा है इस बात पर डिपेंड करता है ना, θ1 ऊपर का, θ2 नीचे का। तो θ1 लेंगे और I1 कितना हो जाएगा, V/R1। V क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर का है वही पोटेंशियल डिफरेंस नीचे का भी होगा, जहाँ से कनेक्टेड है ऊपर वाला वायर वहीं से कनेक्टेड है नीचे वाला वायर। तो ऊपर वाला वायर और नीचे वाला वायर सेम कनेक्शन में है, तो V दोनों के लिए सेम होगा, इसलिए V को V1 V2 नहीं कर रहे हैं। तो V/I1 = V/R1 लिख रहे हैं। और जरा सा देखिए इसको रीअरेंज कर 2πr कर दिए, R1 को इधर खींच लिए, θ1 = L1/r होगा, θ1 L1/r होगा, 2πr² हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा, है ना, 2πr² हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ गौर कीजिए, μ0 L1/r1² हो गया। चलिए ये जो कुछ कांस्टेंट है μ0 2πr², सबको बाहर कीजिए, इधर कीजिए। तो μ0/4πr², इसको इधर खींच के ले आइए, है ना, V को भी इधर रखिए और L1/r1 यहाँ रखिए, ठीक। अब जरा सा B1 को यहाँ लीजिए, μ0/V 4πr² L1। अब रेजिस्टेंस वाला फार्मूला ρL/A याद कीजिए, तो R1 हो जाएगा ρL1/A, A चला जाएगा ऊपर, तो B1 = μ0V/4πr², A ऊपर चला गया, L1 कट गया, A/ρ क्या है, रेजिस्टिविटी। तो आप जरा सा देखें कि μ0V वोल्टेज है A और ये 4πr² इंटू रो, क्या लेंथ पर डिपेंडेंसी मैग्नेटिक फील्ड की है, नहीं। लेंथ पर डिपेंडेंसी मैग्नेटिक फील्ड की है, नहीं है। तो जितना B1 निकलेगा, अगर हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो B2 भी उतना ही निकलेगा, B2 भी इतना ही आ जाएगा, μ0VA/4πr² इंटू रो। मैंने कुल मिला जुला के कहने वाली बात ये होगी कि कोई भी सर्कुलर कॉइल है और किसी भी दो जगह से अगर किसी सेल को हम कनेक्ट कर देंगे, तो जितना ऊपर वाला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उतना ही नीचे वाला पोर्शन भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा। और ऐसे सिचुएशन में नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर जो होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर 0 होगा। तो मैं शुरू में ही आपको रोक के बता दें, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा इसका, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो 0 हो जाएगा। ऐसे किसी भी सिचुएशन में नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अब ऐसा नहीं कि परीक्षा में आपको डेरिवेशन निकालना है, परीक्षा में डेरिवेशन निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। तो ये थी इसकी बात। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन मिला था जिसको मैं कुछ सिखाने को मेरे को मिला, ठीक। देखिए जस्ट इसके नीचे एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग दे दिया है, और देखिए किस तरह से बेवकूफ़ बनाया गया है। ए बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन 2 points A and B on the circumference of uniform conducting ring of radius R, and the resistance of the total coil is capital R. One of the arcs AB subtends theta at the center. The value of magnetic induction at the center due to the entire ring. मतलब उसी क्वेश्चन वही है, लेकिन इसमें खाली वैल्यू अलग करके IIT में कभी पूछा गया था, और इसमें अच्छा खासा ऑप्शन दे दिया है कि किसके मैग्नेटिक फील्ड। तो उसमें एक ऑप्शन दे दिया है
कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा और थीटा 180 डिग्री होगा तो 0 होगा, ऐसा बहुत सारा। और एक ऑप्शन दिया है 0 फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा, 0 फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। तो इस क्वेश्चन में ठीक इसके नीचे दिया था, अच्छा किया है। और इस क्वेश्चन में सीधा सीधा हमको दिमाग ये लगाना था जो हम लोग किए थे कि कोई भी रिंग होगा और रिंग में अगर हम कहीं से भी किसी एक सेल से कनेक्ट कर देते हैं इसको, है ना, तो करंट चाहे जो भी जा रहा हो और यूनिफॉर्म हो। सबसे इंटरेस्टिंग बात हो कि ये जो वायर हो ये बिल्कुल एक जैसा हो, ये ना कि ऊपर मोटा नीचे पतला हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है और सेम मटेरियल है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पर 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास थ्रू स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 2 meters. The magnetic field at a point in air at a distance of 3 meters from either end of the wire and lying on the axis of the wire will be. तो ये अभी मैं वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को देख रहा था, तो वो बड़ा ही बकवास टाइप का क्वेश्चन आ गया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और वो क्वेश्चन ही इनएडिक्वेट है, इसमें इंफॉर्मेशन अपर्याप्त है। चलिए एक अगला क्वेश्चन दिया है, बड़ा ही चिटी क्वेश्चन है। एक लॉन्ग कॉपर ट्यूब ऑफ इनर रेडियस कैपिटल आर कैरीज ए करंट आई, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द ट्यूब इज। कोई कह रहा है कोई ट्यूब है कॉपर का, इसका इनर रेडियस जो है कैपिटल आर है, इनर रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। ये पूछ रहा है कि अंदर में क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा। करंट तो इसके ऊपर से बस जा रहा होगा, अपर से ऊपर से सरफेस से जा रहा होगा, अंदर तो कोई करंट होगा नहीं। तो इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो इसका आंसर है सीधा सीधा कितना, 0। चूँकि अगर कोई भी एम्पीरियन लूप, जो कि हम लोग कोई पॉइंट लेते हैं, कोई भी एम्पीरियन लूप अगर अंदर की तरफ बनाएंगे, है ना, तो इनक्लोज करंट की जब बारी आएगी, तो जब इसका लाइन इंटीग्रल करेंगे B.dl, है ना, इसका टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, तो इस लूप के अंदर से कोई भी करंट नहीं हो, करंट की वैल्यू 0 होगी, ये 0 हो जाएगा। यानी जब ये B/L बराबर 0 होगा तो लेंथ 0 होने से रहा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 होगा। मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ को अगर यदि हम लोग ऑबे करते हैं तो किसी भी करंट कैरिंग ट्यूब के अंदर से जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज लेने लायक है या नहीं है। एक स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ पाई स्क्वायर मीटर इज कैरिंग ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से है कि आपका स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ pi square meter is current of 2 ampere and magnetic field due to measured at distance 1 centimeter from it. If the wire is bent into a circle and is to carry the same current as above, the ratio of magnetic field, okay, at its center to the obtained in the first case would be, कितना होगा। तो इसको भी छोड़िए, ये भी एक बेकार टाइप का क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। The direction of magnetic field lines of the forces close to a straight conductor carrying current. The direction of magnetic field lines of the forces close to a straight conductor current carrying will be. स्ट्रेट करंट के कंडक्टर, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, उससे उसके आसपास का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं, तो सर्कुलर होते हैं। क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं। सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कल के रूप फॉर्म में होता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन कुछ इस तरीके से, along the length of the conductor radially outward, circular in plane and perpendicular to the conductor. The circular in the plane and perpendicular to the conductor, इसका सही ऑप्शन
हो जाएगा डायरेक्शनल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक, बिल्कुल सही। एक ऐसा कंडक्टर है, इसमें क्या होगा, सर्कुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इसमें डेवलप करता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन अगर छोटा सा भी बनने लायक हो तो इसमें लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर 10⁻⁵ वेबर मीटर, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर विल बी। उल्टा क्वेश्चन दे दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड दे करके तब आपसे पूछा गया है कि कितना होगा। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए μ0I/2π × R ऐसा दिया जाता है ना। तो इसकी वैल्यू 10⁻⁻⁵ दे दिया गया है, और μ0/4 देखिए, μ0/4π ले लीजिए, I/R, और लेते रहिए, इसकी वैल्यू 10 की पावर कितनी रख लीजिए, -7 रख लीजिए, ठीक है जी, 10 की पावर -7 रख लीजिए, और 10 की पावर -7 रख लीजिए, और आई नहीं पता, और रेडियस डिस्टेंस कह रहा है 10 सेंटीमीटर, ये मतलब 0.1, तो ये आपका 10 की पावर -5 हो गया। 0.1 का मतलब 10 का एक पावर ऊपर जाएगा, तो 10 की पावर -6 ये होगी, तो ये 10 की पावर -5 डिवाइडेड 10 की पावर -6, तो आ जाएगा 10, है ना। तो करंट की वैल्यू 10 एम्पियर हो जाएगी। इसमें कैलकुलेशन का खूबी था, ठीक है जी। चलिए आज के वीडियो इतना रहने देते हैं, फिर कल हम लोग और कुछ एप्लीकेशन लेकर के क्या होगा आएंगे और इसको देखेंगे, ठीक है।